प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क या पीआईवीडी या जिसको हम आम भाषा में डिस्क भी कहते हैं, वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्पाइन की जो बोन्स हैं उसके बीच में जो कुशन के लिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती हैं वो अपनी नॉर्मल जगह को छोड़कर वहां से डिस्प्लेस हो जाती है, इसलिए इसको प्रोलैप्स कहा जाता है। जब वो वहां से डिस्प्लेस हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से या फिर जो नर्व रूट वहां पर प्रेजेंट है यानी कि जो नसें वहां पर प्रेजेंट है उनको दबाने की वजह से वो वहां पे लोकलाइज एरिया में यानी कि आपके बैक में और जहां जहां वो नसें सप्लाई कर रही हैं आपके पैर के रीजन में वहां पर पेन, नमनेस या ऐसे झंझनाहट, टिंगलिंग या फिर बहुत ज्यादा पिंस एंड नीडल्स वाली फीलिंग आपको कॉज करेगी। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो बोन्स होती है स्पाइन की वर्टिब्रे उनके बीच में ये प्रेजेंट होती है और इनका काम शॉक एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि स्पाइन बेसिकली हमारी पूरी बॉडी को होल्ड करके रखती है जितनी भी बोन्स होती है स्पाइन की, और ये उनके बीच में कुशनिंग इफेक्ट का काम करती हैं, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करती हैं, ताकि जब हम जंप कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हर टाइम ये हेल्प करती है कि हमारी बॉडी बहुत स्मूथली मूव करे और वो कुशनिंग इफेक्ट हमेशा प्रेजेंट रहे ताकि हमारी बॉडी में कोई अननेसेसरी इंजरीज ना हो जाए। इंटरवर्टिब्रल डिस्क दो चीजों से बनी हुई होती है, न्यूक्लियस पल्पोसस जो इसका अंदर का मटेरियल होता है, ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और बाहर एक रिंग बना होता है कार्टिलेज का जो कि थोड़ा सख्त होता है न्यूक्लियस पल्पोसस से। पीआईवीडी के दो मुख्य कारण हैं, पहला होता है डीजेनरेशन और दूसरा है ट्रॉमा। डीजेनरेशन यानी कि नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ द स्पाइन, जब वो डीजेनरेट होंगे तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी उसमें अफेक्ट होंगी और वहां पर उनका प्रोट्रूजन या बल्जिंग हो सकती है जिससे कि पेन, इन्फ्लेमेशन वहां पर होता है और नर्व रूट्स का कंप्रेशन भी होता है जिससे कि पेन कॉज करती है। सेकेंड जो रीजन मैंने बताया ट्रॉमा, यानी कि आपको कोई इंजरी हो गई है, कोई चोट लग गई है, कोई आपने भारी सामान उठाया उस दौरान आपको चोट लग गई है या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, तो उस दौरान ये इंजर हो सकती है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है प्रोलैप्स हो सकती है। ज्यादातर ये मेल्स में कॉमन होती है, मेल्स और फीमेल्स में 2:1 का रेशियो होता है और एज ग्रुप जो अफेक्टेड होता है वो 25 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स तक का रहता है। स्पाइन में सबसे ज्यादा लंबर रीजन अफेक्ट होता है पीआईवीडी से और उसके बाद सर्वाइकल रीजन अफेक्ट होता है। लंबर रीजन इसीलिए कि वो वहां पर बहुत ज्यादा वेट बेरिंग भी होती है बॉडी की, और सर्वाइकल रीजन एंड मोस्ट मोबाइल रीजन है स्पाइन का, इसलिए वहां पर डीजनरेशन और वेयर एंड टेयर सबसे ज्यादा होता है लंबर रीजन के बाद, इसीलिए वो सेकंड मोस्ट अफेक्टेड एरिया है पीआईवीडी की वजह से। थोरैसिक रीजन में बहुत कम देखा जाता है, बहुत कम इंडिविजुअल्स में, और ज्यादातर ट्रॉमा की वजह से ही वहां पर ये पाया जाता है। लंबर रीजन में सबसे ज्यादा ये L4, L5 और L5S1 ये जो डिस्क होती है सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती हैं, और सर्वाइकल रीजन में C5, C6 और C6, C7, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोबाइल जॉइंट्स होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट होता है। जो पेन कॉज होता है पीआईवीडी में उसके दो मुख्य कारण होते हैं, एक तो आपके बैक तक ही लोकेटेड होगा पेन, यानी कि सिर्फ लोअर बैक में ही आपको पेन हो रहा होगा अगर लंबर पीआईवीडी है तो उसका जो रीजन होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि जब आपकी जो न्यूक्लियस है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, जब वो कार्टिलेज को तोड़कर बाहर आ रहा है या बल्ज कर रहा है या कंप्लीटली बाहर आ गया है, तो वो उसकी वजह से जो सॉफ्ट टिश्यू है आसपास के मसल्स हैं और लिगामेंट्स है उनके अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा सीवियर पेन कॉज करते हैं। और जो दूसरा रीजन होता है, जब अगर वो जो न्यूक्लियस बाहर आ गया है, वो वहां से जो बाहर नर्व रूट्स निकल रही हैं, नसों की जो रूट्स हैं वो बाहर निकल रही हैं, उनको जब वो इम्पिंज करेगा तब वो पेन झंझनाहट या करंट की तरह या टिंगलिंग या फिर ऐसे लगेगा सूनापन हो गया है या बहुत ज्यादा पेन कॉज करेगा, तो वो आपके बैक में भी और जो वो रूट फॉलो कर रही है वो आपके हिप में, थाई में और लेग में या फीट में, जहां जहां आपको सप्लाई कर रही है वहां कॉज कर सकते हैं। इसका जो डायग्नोसिस है पीआईवीडी का वो कुछ स्पेशल टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक इमेजिंग के थ्रू हो सकता है, यानी कि एमआरआई, सीटी स्कैन। जब आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कुछ स्पेशल टेस्ट करेंगे, जैसे कि एसएलआर
यानी कि स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट, स्लम टेस्ट और भी कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे कि पता लग सकता है कि आपको डिस्क स्लिप हो गया है। मैनेजमेंट की अगर इसकी बात करें तो दो तरह से इसको मैनेज किया जाता है। जब ये एक्यूट स्टेज में होता है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम इसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस और जो और मोडालिटीज होती हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल, वेट को कम करना। और अगर बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाए और कोई पेन में कोई रिलीफ ना मिल रहा और बहुत सारी डिस्क इन्वॉल्व हो जाए तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट ही लास्ट ऑप्शन होता है इसमें। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के 3 एम्स होते हैं इसमें। सबसे पहला एम होता है एम्बुलेशन, यानी कि जब बहुत सिवियर पेन होता है पेशेंट का तो उसको डिक्रीज करके हम उसको चाहते हैं कि वो एम्बुलेशन स्टार्ट हो जाए पेशेंट की, यानी कि वो घूमने फिरने लग जाए, चलने फिरने लग जाए, अपना काम करने लग जाए। दूसरा होता है कंप्लीट पेन कंट्रोल, यानी कि थोड़ा बहुत पेन भी जो उसको हो रहा है उसको भी खत्म कर दिया जाए। और तीसरा होता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पैरास्पाइनल मसल्स और जो एब्डोमिनल मसल्स है, ताकि उसको ये री इंजरी से प्रिवेंट किया जा सके और उसका कोर जो है उसको इतना स्ट्रांग बना दिया जाए कि वो जो पेन है वो उसको लौट कर ना आए और ज्यादा इंजरी ना हो, जो और वेयर एंड टेयर है उस प्रोसेस को स्लो कर दिया जाए। एक और अप्रोच होती है इसमें जिसको मैकेंजी अप्रोच कहते हैं, वो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस होती हैं बैक की, वो आपके पीआईवीडी में बहुत हेल्प करती हैं। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैकेंजी अप्रोच के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो जब मैकेंजी अप्रोच हम फॉलो करते हैं उसका बेसिकली 3 एम्स होते हैं। एक तो पेन कंट्रोल और जो डी अरेंजमेंट या डिसफंक्शन हो गया उसको कंट्रोल करना और री इंजरी से इसको प्रिवेंट करना। फिजियोथेरेपी अप्रोच में जो हम सबसे पहली चीज़ करते हैं वो है पॉस्चरल करेक्शन, यानी कि अगर पेशेंट के पॉस्चर में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसको पेन हो सकता है, उसका पेन एग्रवेट हो सकता है, या फिर मसल्स पे बहुत ज़्यादा वेट लोडिंग हो रही होगी उसके स्पाइनल मसल्स पे, तो हम उसको करेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ जो है हम एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम कोई लंबोसेक्रल बेल्ट पेशेंट को प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि उसकी स्पाइनल मसल्स ऑफलोड हो जाएं, उन पे कोई अननेसेसरी लोड ना पड़े। एक और चीज़ हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग ना करे और बहुत ज़्यादा भारी सामान ना उठाए जब तक उसका पेन कंट्रोल नहीं हो जाता है। अदरवाइज़ इसकी वजह से उसको पेन एग्रवेट हो सकता है, री इंजरी हो सकती है और इसकी वजह से जो उसका ट्रीटमेंट टाइम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होता है पेशेंट के कोर को, यानी कि उसके एब्डोमिनल मसल्स और स्पाइनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। उसके लिए हम पेशेंट को एक कोर स्ट्रेंथनिंग और कोर स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम फॉलो करने के लिए बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। इसके साथ साथ हम एक स्ट्रेचिंग प्रोटोकॉल भी डेवलप करते हैं पेशेंट के लिए, जिससे कि बॉडी में जितनी भी टाइट मसल्स हैं, स्पेशली स्पाइन की, हिप जॉइंट की और नी जॉइंट की, इन सब को स्ट्रेच किया जा सके और इनकी प्रॉपर लेंथ अचीव की जा सके। इसके साथ साथ पेशेंट के पेन कंट्रोल के लिए बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स भी आजकल अवेलेबल हैं, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन और ड्राई नीडलिंग, उनका भी यूज़ किया जा सकता है ताकि पेशेंट का जो पेन है वो अंडर कंट्रोल रहे और वो बाकी की ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस का प्रोटोकॉल फॉलो कर सकें। हम फिजियोथेरेपी में मोडालिटीज़ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हॉट फर्मेंटेशन, ट्रैक्शन और टेंस या आईएफटी, जो कि पेशेंट के पेन कंट्रोल में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो कोई ना कोई एरोबिक एक्टिविटी प्रोटोकॉल फॉलो करे, जैसे कि वॉकिंग या फिर साइकिलिंग, क्योंकि रिसर्च में ये देखा गया है जो भी लोग फिज़िकली एक्टिव होते हैं उनमें लो बैक पेन का इंसिडेंस बहुत कम होता है और जो उनका डिजेनरेटिव प्रोसेस होता है वो भी बहुत स्लो होता है।